नमस्कार सभी साथियों को। हमने संविधान को एक क्रमवार अध्ययन में लाने का प्रयास किया है। संविधान के छोटे छोटे आयामों को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार। तो आज का जो हमारी विषय वस्तु रहेगी संविधान में, वो हम आज अध्ययन करेंगे संविधान की अनुसूचियों का। ठीक है, ये अपना टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूचियाँ। अब देखिए, मैंने हर एक लेक्चर में बताया कि जो भी कोई कीवर्ड आता है, कोई विशेष शब्दावली आती है, सबसे पहले हमें उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे शब्द आया है अनुसूचियाँ, जो टॉपिक है हमारा उसकी हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि अनुसूची क्या होती है। यहाँ आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, लिखी हुई है विशेष तथ्यों को, विषय वस्तु को, अनुच्छेद जो कि एक दूसरे से संबंधित है, उनको एक साथ रखना, उनका विवरण देना और एक लिस्ट बना देना, उसी को हम क्या कहेंगे, अनुसूची कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संविधान में बहुत सारे संवैधानिक पद दिए हुए हैं, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका, बहुत जो बड़े बड़े जो पद हैं, महत्वपूर्ण जो पद हैं। तो जैसे हमने क्या किया, अब उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके ऊपर कंडीशंस क्या क्या होंगी, उनकी काम करने के तौर तरीके क्या होने चाहिए, ठीक है, उनकी नियमावली क्या होनी चाहिए, वो हमने एक अनुसूची में डाल दिया। सबका, सबकी सैलरी, जैसे कि अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का जिक्र है। ठीक है, संविधान जो अनुसूची 1 है उसमें क्या है, उसमें भारत के राज्य क्षेत्र, जितने राज्य हैं उनके नाम, उनकी सीमाओं का उन सीमाओं का सारा उल्लेख किया हुआ है। तो ये हमारा मूल संविधान जब हमारा बना था, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, लेकिन हमने बाद में संवैधानिक संशोधन करके 4 और नई अनुसूचियाँ उसके अंदर जोड़ दी। तो वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 हैं और वैसे अनुसूची कितनी है, टोटल 12। अब देखिए, हम एक एक अनुसूची का अध्ययन करते हुए चलते हैं। तो अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि राज्यों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनकी सीमाएं। आप राज्य वर्ड से आप भली भांति परिचित हो। संघ जो शब्द आ रहा है मैं उसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा, ठीक है। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुसूची 1 से संबंधित, अनुसूची 1 में जो विषय वस्तु लिखी हुई है उसका विवरण कहाँ मिल सकता है, हम कहेंगे उसका विवरण आर्टिकल 1, 2, 3, 4 अर्थात संविधान के पहले भाग में उनका विवरण मिल सकता है। ठीक है, तो ये उससे संबंधित अनुच्छेद हो गए। हम क्रमवार अध्ययन करेंगे इसका, एक एक अनुसूची किसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहले अनुसूची का नाम, नंबर पढ़ेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, उसकी विषय वस्तु उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम पढ़ेंगे उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची, आप ये जान लीजिए इसमें है क्या। इसमें लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, राज्यों के नाम। ठीक है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 9 टोटल जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब आप जानिए, हमने सबसे पहले संघ जो शब्द लिखा है, इस संघ का अर्थ जानिए आप। संघ क्या है, संघ का मतलब है जो संघ क्षेत्र है उसका नाम हमने आर्टिकल 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में लिखा है हमने कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है उसका नाम दिया है हमने अनुच्छेद 1 में। वर्तमान में ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, नाम इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो आप समझिए कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा, राज्यों का, राज्यों का संघ है। ये संघ क्या है, संघ का मतलब आप समझिए कि संघ एक ऐसे शब्द को हमने कहा है जिसमें संपूर्णता को वो समेटे हुए है कि 28 के 28 जो राज्य बने हुए हैं वो भारत में मिले हुए हैं, और भारत किसी एक जगह का नाम नहीं है। ठीक है, आप चंडीगढ़ में खड़े हुए हो, वहाँ भी आपसे पूछे कि ये कौन सा देश है, भारत है। अब बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पे चले जाओ, तमिलनाडु, वहाँ भी आप खड़े हुए हो, आपसे भी पूछे आप कहाँ हो, आप कहोगे भारत है। आप बिल्कुल पश्चिम में राजस्थान जैसलमेर में चले जाओ, वहाँ भी भारत है।
मध्य प्रदेश में चले जाओ, आप किसी भी 28 जो राज्य हैं उसमें कहीं भी जाओ, उसका सभी का नाम क्या मिलेगा आपको? भारत नाम मिलेगा। ठीक है, तो नाम हर जगह राज्यों का जो संघ जो नाम दिया हुआ है वो नाम आपको हर जगह भारत मिलेगा। तो ये संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, और इसके जो राज्य हैं वो राज्य अलग नहीं हो सकते इससे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमने समझौता कर रखा है कि आप हमारे साथ मिले रहो। हमने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि वो हमारे ही अभिन्न अंग हैं। तो ये संघ का नाम दिया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या हम कहें संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है, और राज्यों के बारे में इसमें जिक्र है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हमने आर्टिकल 1 ये पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। उसमें नाम इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? ये आर्टिकल 1 की बात की मैंने। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? ये आर्टिकल का जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि भारत अपने किसी विदेशी क्षेत्र, कोई विदेशी क्षेत्र है, पड़ोसी देश, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की ही किसी क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर ले, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में ले ले, तो उसको किस प्रकार जोड़ेगा? उसका विवरण आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि बाहरी क्षेत्र को अपनी सीमा में शामिल करना। ठीक है, बाहरी क्षेत्र को अपनी सीमा में शामिल करना, बाहरी क्षेत्र को जोड़ना। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत की सीमा के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इंडिया का मैप दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर बहुत सारा राज्य है। यहाँ जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, यहाँ शिमला हिमाचल प्रदेश है, यहाँ यूपी है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा। तो इसके अंदर जितने भी राज्य दिए हुए हैं, इसके अंदर जितने भी राज्य दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये एमपी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर से, इसके अंदर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में से एक छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया। ठीक है, तो ये वाला राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ये वाला हो गया एमपी। तो ये हमने किसके तहत किया है? आर्टिकल 3 के तहत। भारत के जो राज्य क्षेत्र है, उसके जो राज्य हैं, उसकी सीमा में बदलाव करना, नाम में बदलाव करना, ये सब दिया हुआ है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि हमने आर्टिकल 2 और 3 के तहत क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमने जो बदलाव किया है, आर्टिकल 2 के तहत किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में शामिल किया है, भारतीय संघ में शामिल किया है। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है कि जो अपने देश के अंदर पहले से ही राज्य हैं, उनकी सीमा में हमने कोई बदलाव किया है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सन 2014 में आपने देखा होगा कि जो आंध्र प्रदेश राज्य था, उसके टुकड़े करके हम 2 राज्य बना दिए। एक हमने तेलंगाना राज्य बनाया, एक हमने आंध्र प्रदेश राज्य बनाया। ठीक है, तो हमने भारत देश की जो सीमा क्षेत्र के अंदर जो चीज़ है उसमें बदलाव किया है। ठीक है, तो वो 2 और 3 में जो हमने बदलाव किए हैं वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। उसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि संविधान में संशोधन हम कैसे करते हैं? संविधान में संशोधन आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 368 के तहत होने चाहिए, जो कि विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, तो ये सब है अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात? तो आपको अभी तक अनुसूची 1 क्लियर हुई होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 में सिंपली आप याद रखिए तरीका, आपको सैलरीज के बारे में देना है। और जब कोई सैलरीज देगा तो आपसे कुछ ना कुछ सेवाएं चाहेगा, कुछ ना कुछ काम चाहेगा। और जो आप काम करोगे उसकी कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि आपको सुबह 8 बजे आना है, शाम को 6 बजे आपकी छुट्टी होगी, इतने बजे लंच होगा, तो सेवा शर्तें होती है नॉर्मली। ठीक है, आप एक बीइंग एन एम्प्लॉय आप सोच के देखिए। ठीक है, तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें किसका विवरण मिलता है? दूसरी अनुसूची में हम जो संविधान में जो बड़े बड़े पद दिए हुए हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मंत्रियों के, विधानसभा में जो मंत्री होते हैं उनके, ठीक है, राज्य विधानमंडल में, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, तो उन सभी की सैलरीज के बारे में, उनकी सेवा शर्तों के बारे में इसमें अनुसूची 2 के अंदर उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, इनका उल्लेख किया हुआ है। कौन कौन से संवैधानिक पद हैं? आर्टिकल 59, ये मैंने कहा संबंधित अनुच्छेद यहाँ हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं 59 का जिक्र करता हूँ। आर्टिकल 59 क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सेवा शर्तें क्या होंगी। ठीक है, आर्टिकल 59 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें क्या होंगी। उसमें
ये 59 में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 65 ये कहता है अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, या यूं कहें कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा इन केस ऑफ राष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है। इतनी बात समझ में? 2 आर्टिकल क्लियर हुए। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की सेवा शर्त है। इसमें क्या है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगला 75, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद जिक्र है, मंत्री परिषद जो होगी। आर्टिकल 75 में ये बताया हुआ है कि मंत्रियों के क्या क्या काम होंगे, मंत्रियों की सेवा शर्तें, सैलरीज वगैरह क्या होगी, ये आर्टिकल 75 में। एक बात ध्यान रखो, जो जिक्र 75 में है केंद्र सरकार में मंत्री होंगे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के जो चुने हुए होंगे, ठीक है। तो जो जिक्र 75 में है वो सेम जिक्र आप 64 में याद रखेंगे। ये विधानसभा के लिए, ये केंद्र के लिए। यूं कहें 75 केंद्र के लिए और ये 164 जो है वो राज्यों के मंत्रियों के लिए, ठीक है। अपने राज्यों के भी मंत्री होते हैं, है ना, वो मुख्यमंत्री के नीचे काम करते हैं। ये वाले 75 आर्टिकल में हम कहेंगे कि भाई उनका जो नेता होता है, मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद में 97 क्या है, ठीक है। 97 को देखो, 97 में कहा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, यूं कहें राज्यसभा के जो सभापति है, उपसभापति है, उनकी सैलरीज वगैरह क्या होंगी, उनकी सेवा शर्तें, ये 97 में सारा जिक्र है, ठीक है। देखिए, मैं हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, आपको ऐसा 10-10 मिनट में सारी अनुसूचियाँ भी पढ़ा रखी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ आर्टिकल भी याद हो, आपकी आर्टिकल वो हैबिट में आ जाए, इसलिए मैं आर्टिकल के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में? तो 97 में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सभी की सैलरी, सेवा शर्तों का जिक्र है। दो, उसके बाद आर्टिकल 125 पे आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 125 और आर्टिकल 221 इन दोनों को साथ पढ़िए। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसकी सैलरी क्या होगी वो जिक्र किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 221 में क्या कहा है कि हाई कोर्ट का जो जज है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए SC और ये किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए HC, ठीक है, इसका जिक्र है। उसके बाद आर्टिकल 148 में किसका जिक्र है, कैग CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, सैलरीज क्या होंगी, वो जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 158 का भी जिक्र है इसमें, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 158 में रहा। 164 हमने पढ़ा अभी, 164 को हमने आर्टिकल 75 के साथ पढ़ा था, ठीक है। हमने किसके साथ पढ़ा था उसको, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 75 दोनों को हमने साथ पढ़ा था। अगला आर्टिकल कौन सा पढ़ा हमने, देखिए अगला आर्टिकल आपका 148 हो गया। 158 में क्या कहा है, 158 में राज्यपाल के बारे में कि भाई राज्यपाल की सैलरी क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो बात करो, उसकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, वो क्या क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा, उसमें राज्यपाल के बारे में हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बारे में है, ये गवर्नर के बारे में, GOV मतलब गवर्नर, ठीक है। उसके बाद आता है 164 हो गया। 186 में किसका जिक्र है, जो राज्य की विधानसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे उसका हमने जिक्र किया है। तो ये क्या है, अनुसूची 2 में है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ आर्टिकल भी याद करके चलो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में। अब हम नेक्स्ट अनुसूची पढ़ते हैं इसके बाद में। अनुसूची 2 के बाद अब हम अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूची 3 आपने पढ़ा। अनुसूची 1 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्रों का विवरण है। अनुसूची 2 में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी सैलरीज, उनकी वेतन भत्ते, सेवा शर्तें का उल्लेख है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है कि जब वो सदस्य चुने जाएंगे उसके बाद वो अपने पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। कोई संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है, कोई संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, ठीक है। जिस भी पद के लिए वो चुने गए हैं, चाहे उन्हें कोई मंत्री पद दिया हुआ है, चाहे वो संसद के एक आम सदस्य के रूप में चुने हुए हैं, चाहे राज्यसभा से हैं, लोकसभा से, किसी भी तरीके से, जब उनको शपथ किस प्रकार दिलाई जाएगी उस शपथ का उल्लेख कहाँ है, वो शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर है, ठीक है। अनुसूची 3 में क्या क्या लिखा हुआ है ये चीज़ें आप जानेंगे, ठीक है।
शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। संघ सरकार के जो मंत्री होंगे, जो केंद्र सरकार में जो मंत्री होंगे, उनका उल्लेख आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। ठीक है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, जब संसद के लिए जब निर्वाचित होंगे तो उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो उसका विवरण आर्टिकल 84 में दिया हुआ है। जो संसद के लिए सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे तो उन्हें किस प्रकार से शपथ दिलाई जाएगी, उसका उल्लेख है इसमें। संसद के जो सदस्य होंगे, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके सदस्यों का, और उसके बाद में जो टैग भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक, उसकी शपथ कैसे दिलाई जाएगी, उसका विवरण भी अनुसूची 3 में है। जज, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आर्टिकल 124 के तहत शपथ दिलाई जाएगी, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको आर्टिकल 219 के तहत शपथ दिलाई जाएगी। राज्य मंत्री जो भी होंगे, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, ठीक है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु जो क्या क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए, आर्टिकल 173 में इसका जिक्र है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अनुसूची 3 में सभी प्रकार के जो शपथ है उनका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। ये जो अनुसूची आपकी 3 अनुसूची में इसका विवरण मिलता है। तो जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो हम जानते हैं कि राज्यसभा का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 80 में जिक्र दिया हुआ है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो इसमें कि राज्यसभा को किस राज्य से कितनी सीटें मिली, भाई राज्यसभा जो है आपकी, उसको किस राज्य से कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक है। तो राज्यसभा में हम जानते हैं कि जितने होते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से भी, और जो उसका निर्वाचक मंडल होता है वो सारे एमएलए होते हैं। कहाँ के, राज्यों के एमएलए और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए। तो एमएलए कहाँ के होंगे, विभिन्न राज्यों से और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि राज्यों से टोटल राज्य कितने हैं, 28 वर्तमान में। ठीक है। और टोटल यूटीज कितनी है, 9। अब बात आती है कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ विधानसभा हो। ठीक है। वर्तमान में हम यूँ कहें कि 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से जाएंगे यूटीज, 9 में से 3। वो 3 कौन कौन से हैं, एक आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक आप कहोगे दिल्ली, एक पुडुचेरी। ठीक है। यहाँ विधानसभा है। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा नहीं है वर्तमान में तो, लेकिन यहाँ पहले से ही जो सीटें थी यहाँ ऑलरेडी, जब एक राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर था 370 हटने से पहले, तो उन्हीं सीटों का हमने आकलन लगा रखा है। अब देखिए 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है। हम ये कह रहे हैं कि किस राज्य से कितने मेंबर चुन के जाएं, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर चुन करके जाएं, कहाँ जाएं, वो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे आपके राज्यसभा के अंदर। ठीक है। अब ये बात आपके लेसन में, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ, देखो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप एक बार, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखो एक है राज्यसभा, उसका जिक्र आर्टिकल 80 में बता चुका हूँ। इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 245। ठीक है। इन 245 सदस्यों में से भी 233 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित, जिनकी वोटिंग होती है, निर्वाचन होता है, और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं वो। ठीक है। मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, किसी साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। मैरी कॉम आपने नाम सुना होगा, एक बॉक्सिंग करने वाली महिलाएं, ठीक है, महिला खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, ये सब चुने, ये मनोनीत किए हुए हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। तो अब बात आती है इनकी, जो 233 सदस्य हैं, इन 200, इसकी तो बात छोड़ो क्योंकि मनोनीत होंगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं, किसी भी राज्य से किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं मनोनीत। इन 233 सदस्यों में से भी एक तो है हमारे पास
राज्य और एक हमारे पास है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। 225 जो सदस्य होते हैं वो तो आपके होते हैं राज्यों से, और जो 8 सदस्य होते हैं आपके वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। अब देखो, जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य हैं? 4। दिल्ली से कितने सदस्य हैं? 3। पुडुचेरी से कितने सदस्य हैं? 1। आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। यही वाला आंकड़ा मैंने बताया कि यूटी से टोटल 8 सदस्य होते हैं। विभिन्न राज्यों से सदस्य कितने होते हैं? तो ये किस राज्य से कितने सदस्य संख्या आवंटित हो, किस राज्य से कितने सदस्य चुन करके जाएंगे, इस बात का जो उल्लेख है, जो आवंटन होता है सीटों का राज्यों के लिए, ठीक है, तो वो हम अनुसूची 4 में इसका जिक्र करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये बात आपको, इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी किस किस तरीके से आती है। अब देखिए, मैं कुछ विशेष तथ्य आपको बता देता हूँ। ये आपने अगर नोट नहीं किया हो तो बताता हूँ। ये राज्यों से कितने सदस्य हैं? 225। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया होगा। अब देखो, थोड़ा सा आप और समझने का प्रयास करो। कुछ तथ्य हैं खाली ये, और ये जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, गोवा, ठीक है, नागालैंड। ये ऐसे हैं जहां से केवल एक एक सदस्य ही चुनकर जाएगा, केवल एक एक सदस्य। राज्यसभा में इन राज्यों से केवल एक एक सदस्य ही चुन करके जाएगा। देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां से 3-3 सदस्य। अब पूछोगे कि यहां से जो एक एक सदस्य हैं, सर्वाधिक कहां से हैं? सर्वाधिक कहां से जाएंगे चुन करके? सर्वाधिक 31 सदस्य जाएंगे, और वो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। राजस्थान से 10 सदस्य। ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया इतना, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अनुसूची 4 पढ़ी, ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अनुसूची हम पढ़ते हैं, 5वें नंबर की अनुसूची। 4 अनुसूचियाँ हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। 5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, आप देखिए। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण। आप मीनिंग समझिए। अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल जो एरियाज हैं, उनको हम कैसे उनको चिन्हित करें, और उनके जो प्रशासन होगा, उनके ऊपर जो नियंत्रण होगा, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 244 में मिलता है। आर्टिकल 244 साफ शब्दों में ये कहता है कि जो अनुसूचित कुछ राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज के समय पर भी जनजातियाँ निवास करती हैं। वो जनजातियाँ आज भी हमारे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं। तो सरकार, केंद्र सरकार का ये दायित्व है, ये जिम्मेवारी है कि वो उनको विशेष छूट दे, उस एरियाज़ को चिन्हित करें, उन एरियाज़ को चिन्हित करें, उन एरियाज़ को मार्क करें कि उस एरिया के जो लोग हैं, उस एरिया को विशेष छूट दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने उनको विशेष छूट देने के लिए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, वो भी शिक्षित हो सकें, उन्हें भी स्वास्थ्य की, चिकित्सा की ये बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। वो जो अपने आदिम प्रकार की जो जनजातियां हैं, उनको भी वो कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो भी आधुनिकता की ओर बढ़ें। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो अनुसूचित क्षेत्र होगा, अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषणा करेगा? सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का दायित्व होता है कि वो किसी एरिया को चिन्हित करता है, ठीक है, कि भाई जिस क्षेत्र में अनुसूचित जातियाँ रहती हैं, उस क्षेत्र को वो चिन्हित कर सकता है, उसको बस चिन्ह लगा सकता है, मार्क लगा सकता है कि ये वाला एरिया अनुसूचित जनजाति एरिया है, इसको हम विशेष छूट देंगे आर्टिकल 244 के तहत,
और उस एरिया को कम करना है, ज़्यादा करना है, इसकी जिम्मेवारी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति की होती है कि राज्यपाल क्या करेगा। राज्यपाल उस राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। राज्यपाल जिस राज्य में वो जनजाति निवास करती हैं, जिस राज्य के अंदर हमने किसी विशेष क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया है, वहाँ का राज्यपाल क्या करेगा, एक वार्षिक रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि ये एरिया है, इन लोगों में इतना सुधार हुआ है, इतने लोग शिक्षित हुए हैं, इतने लोगों को ये सुविधाएं मिल रही है, पूरी वार्षिक रिपोर्ट। इसके लिए क्या करते हैं, ये केंद्र सरकार का ही दायित्व होता है कि उनको विशेष छूट दे। ठीक है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद गठन किया जाएगा, उसमें 20 सदस्य होने चाहिए और 20 सदस्यों के 3/4 जो सदस्य हैं, ठीक है, वो एमएलए जो होते हैं उस एरिया के, वो SC या ST होने चाहिए। SC ST का मतलब वो अनुसूचित जनजाति के 3/4 एमएलए इस जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे। मान के चलो टोटल 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य में 3/4 सदस्य, तो 20 का 3/4 कितना हो गया, 20 × 3/4, तो ये 5 × 3, यानी कि 15 जो सदस्य होंगे वो सदस्य किसके होंगे, वो एमएलए होंगे जो उस जनजातीय क्षेत्र के हैं और जनजाति समुदाय से ही वो बिलोंग करते हैं। तो ये आर्टिकल 244 में बात लिखी हुई है और अनुसूची जो 5 है, अनुसूची 5 इसके बारे में वर्णन करती है। अनुसूची 5 में यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम किसी जनजातीय क्षेत्र को विशेष प्रावधान देंगे, विशेष वहाँ की प्रशासन, वहाँ का नियंत्रण हम देखेंगे। एक वर्ड आता है विधि। मान चलो संसद ने कोई कानून बनाया, जो संसद ने जो कानून बनाया है वो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून उस जनजातीय क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं होगा, ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है। राज्यपाल चाहे तो उस विधि को जो कि संसद ने, विधानमंडल ने बनाई है, विधानसभा में बनी है, उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, या हो सकता है राज्यपाल उन लोगों को बोल दे कि भाई ये वाला कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक, उन्हें छूट दी हुई है इस बात की। तो ये बात हुई है किसके बारे में, आर्टिकल 244 में वर्णन है और अनुसूची 5 में इसका वर्णन मिलता है आपको। क्लियर है बात? अब देखिए अनुसूची 5 हमने पढ़ी, जिसमें जो कुछ जनजातीय क्षेत्रों को विशेष छूट हमने दी है, राष्ट्रपति इन जनजातीय क्षेत्रों की घोषणा करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुसूची 6 की। 5 और 6 लगभग सेम है। ठीक है, वहाँ भी जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, 6 के अंदर भी जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, लेकिन अनुसूची 6 में स्पेशल 4 राज्यों का जिक्र है। अनुसूची 6 में स्पेशल 4 राज्यों का जिक्र है। वो 4 राज्य कौन से हैं? सेम बात है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 4 जिलों के बारे में, वहाँ जो जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वहाँ का नियंत्रण कैसा होना चाहिए, ये इसमें जिक्र किया हुआ है। 6 अनुसूची की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है इसमें कहा गया कि 4 जिले हमने नामांकित किए, जो हमने 4 जिलों का नाम लिया। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, पहली बात तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जी ये 4 जिले ही क्यों? ठीक है, आपने मणिपुर क्यों नहीं लिया, आपने नागालैंड क्यों नहीं लिया इस अनुसूची में? उसका कारण ये बता देता हूँ मैं आपको। उसका कारण ये है कि इन 4 जिलों में कुछ ऐसी जनजातियाँ निवास करती हैं जो आज भी अपने पुराने रीति रिवाज के हिसाब से उनका पहनावा है। ठीक है, आज भी उनकी रीति रिवाज परंपरा है, वो आज भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। आज भी वहाँ शिक्षा पूरी तरीके से अपना प्रचार नहीं कर पाई है। आज भी वो लोग वही उन्हीं कुरीतियों में, उन्हीं सामाजिक परंपराओं से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो सरकार ने विशेष प्रावधान किया है कि अगर ये लोग अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं तो इनको विशेष छूट दी जाए, इनको उपयुक्त समय दिया जाए, इनको एक टाइप की सब्सिडी दी जाए ताकि ये लोग अपना विकास कर सकें, धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो इनमें क्या करते हैं, इसमें ये राज्यपाल का दायित्व होता है कि इसमें स्वशासी जिलों का गठन कर देते हैं। मान के चलो मेघालय है,
मेघालय में 3 जनजातियां हैं मुख्यतः। हम कहते हैं भाई गारो, वहाँ 3 पहाड़ी क्षेत्र हैं, गारो की पहाड़ी, खासो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया की पहाड़ी। तो उन पहाड़ियों पर जो जातियाँ निवास करती हैं, जनजातियाँ, उन्हीं को हमने उनका उन जनजातियों के हिसाब से हमने वो क्षेत्र डिसाइड कर दिए, वो एरिया घोषित कर दिया। और हमने स्वशासी जिला कि सरकार के अंडर में ही रहेंगे, वो सरकार से ऊपर नहीं है, लेकिन उनका उनका खुद का प्रशासन है। नाम देखो, स्वशासी, जो खुद पे शासन करें, खुद की रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से अपना शासन करें। तो स्वशासी जिले बना देते हैं, जैसे कि मेघालय में 3 जिले बनाए हुए हैं, गारो पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला और खासी पहाड़ी जिला। इन स्वशासी जिलों में, हर एक स्वशासी जिलों में एक जिला परिषद होती है। जैसे हर एक राज्य में विधानसभा होती है, वो संचालन करती है, उसी प्रकार से इनमें क्या होती है, एक जिला परिषद होती है हर एक स्वशासी जिले में। उसके 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य हैं तो राज्यपाल उनको मनोनीत करता है, और जो बाकी के होते हैं उनका चुनाव होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग वोट डाल के आते हैं, ऐसे वो लोग भी वोट डाल के अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जो जिला परिषद है, वो जिला परिषद ग्राम प्रशासन संबंधित, जमीनी विवाद से संबंधित, जल का, नहर से संबंधित, संपत्ति विरासत की, अगर संपत्ति को विरासत के रूप में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, विवाह तलाक संबंधी कानून बना सकते हैं ये जो जिला परिषद है। जिस प्रकार विधानसभा में बनते हैं, उसी प्रकार जिला परिषद में या ये छोटे मोटे जो कानून हैं उनके संबंध में कानून बना सकते हैं। लेकिन कानून बनाने के लिए आपको खास बात याद रखनी है, ये राज्यपाल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। जब राज्यपाल अपनी स्वीकृति देगा कि ये कानून बनाया है इस जिला परिषद ने, तभी वो चीज़ें मान्य होंगी। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी है, किसके बारे में बात करी हमने, अनुसूची 6 के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अगले हम पढ़ते हैं अनुसूची 7 को। छठी आपने पढ़ी, अभी हम लोग पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा हो रहा है। किसका बंटवारा हो रहा है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये बड़ी अजीब स्थिति थी कि केंद्र ये चाहता है कि भाई सारी शक्तियाँ मैं रखूँ, राज्यों की भी सरकारें हैं, राज्य चाहते हैं, तो शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, इसका वर्णन हमने एक अनुसूची बना दी 7वीं। हमने कह दिया कि भाई इसी तरीके से आपको शक्तियों का बंटवारा करना है। कैसे करना है कि हमने शक्ति का मतलब कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार। ठीक है, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, केवल केंद्र सरकार बनाती है। कुछ ऐसे होते हैं हमने राज्यों को दे दी कि भाई आप बनाओ। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या काम किया कि भाई ये वाले जो मामले हैं इस पर कानून आप बनाओ, सारे राज्यों को बना दिया। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो हमने 3 लिस्ट बना दी, 3 सूची बनाई। एक सूची समूह सूची। समूह सूची वो सूची होती है, समूह सूची देखिए आप ध्यान से, समूह सूची वो सूची होती है जिस पे केवल केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार ही कानून बनाएगी। ये इसके अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे, जैसे कि रक्षा का विषय, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, सेना का विषय, केवल क्या बनाएंगी, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में हर एक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही कानून बनाएंगे। मतलब समझे आप, शिक्षा का विषय हुआ, पर्यावरण का विषय हुआ। ठीक है, तो इन पर ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। देखो आर्टिकल में लिखा हुआ है 240, आर्टिकल 240 में साफ साफ शब्दों लिखा हुआ है, संसद द्वारा एवं राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। कि जो विधि जो बना रहे हैं, संसद जो विधि बना रहा है और राज्य के जो विधानमंडल अर्थात विधानसभाएं, विधान परिषद जो कानून बना रही है, उनकी विषय वस्तु क्या है। अगर विषय वस्तु संसद ने कुछ कानून ऐसे विषय वस्तु है किसी की कि उस पर केंद्र सरकार बनाएगी तो उसको समूह सूची में डाल दिया। कुछ विषय वस्तु ऐसी है कि उसको राज्य को कानून, उसको राज्य सूची में डाल दिया। कुछ विषय वस्तु ऐसी है कि जब दोनों मिलकर कानून बनाए तो उसको हमने किस में डाल दिया, उसको हम लोगों ने समवर्ती सूची में डाल दिया। तो ये वर्णन कहाँ है आपका, पूरा अनुसूची 7 में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 7वीं पढ़ ली हमने, 7वीं बाद 8वीं अनुसूची पढ़ी। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें जिक्र किया हुआ है। कौन कौन सी भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए
कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है वर्तमान में, लेकिन जब संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषाओं का इसमें जिक्र था। ठीक है, तो 344, 351 इससे संबंधित आर्टिकल है। 344, 301 वैसे राजभाषा, संविधान में राजभाषा का आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का जिक्र है। 351 तो खुद ये कहता है कि हमें अपनी राजभाषा का विकास करना चाहिए, और 344 में ये लिखा हुआ है कि हमें भाषाओं से संबंधित आयोग बनाना चाहिए, राजभाषा का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं उसको बता देता हूँ। देखो, ये मैंने 3 जो है लाइन लिखी हैं, 3 मैंने रॉ बनाए हैं। एक में 7 लैंग्वेज लिखी हैं, 22 भाषाओं को बता रहा हूँ। एक असमिया, 2 नंबर पे बांग्ला, 3 पे बोडो, 4 पे पंजाबी, 5 पे तमिल, 6 पे तेलुगु, 7 पे उर्दू, 8 पे डोगरी, 9 पे गुजराती, 10 पे हिंदी, 11 पे संस्कृत, 12 पे मणिपुरी, ठीक है, 13 पे मराठी, 14 पे कश्मीरी, 15 नंबर पे कन्नड़, 16 नंबर पे कोंकणी, 17 नंबर पे मैथिली, और 18 नंबर पे सिंधी भाषा, 19 नंबर पर नेपाली, 20 नंबर पे सिंधी तो वाली भी शायद हो सकता है कि कोई स्किप हो गई होगी, और उड़िया। और जो 22 नंबर की जो भाषा है वो कौन सी है? संथाली भाषा को हमने 92वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2003 में 22वीं भाषा के रूप में हमने इसको जोड़ा था। तो ये हुआ अपनी 8वीं अनुसूची यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक 8 अनुसूची पढ़ी। ये 8 अनुसूची वो अनुसूचियाँ हैं जो हमारे मूल संविधान में थी। इसके बाद वाली जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 जो अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मूल संविधान में नहीं है, बल्कि संविधान में संशोधन करने के उपरांत हमने इनको संविधान के अंतर्गत जोड़ा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ जो थी वो 8 थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ करके 12 हो गई। तो अब हम 8 के बाद की जो आगे की अनुसूची है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहली, उसके बाद 8 अनुसूची पढ़ चुके हैं। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? 9वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। भूमि सुधार की जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी उसमें सुधार किए गए, ठीक है, उसकी पैमाइश वगैरह की गई। एक बड़े स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय एक बड़े स्तर पर इसका कार्य शुरू हुआ। एक हमारे पास एक ये भी व्यवस्था थी पहले, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था का मतलब ये था कि एक जमींदार होता था, उसके पास बहुत सारी जमीन होती थी और वो उसमें काम नहीं कर रहा था। जो काम करने वाले मजदूर लोग होते थे और उनको प्रॉपर तरीके से मजदूरी नहीं मिल पाती थी। तो अब आपको एक बात याद आनी चाहिए कि एक आर्टिकल 39 का बी एंड सी पार्ट, आर्टिकल 39 बी एंड सी पार्ट ये कहता है कि भौतिक संसाधनों का, आर्टिकल 39 का बी पार्ट कहता है कि भौतिक संसाधन इस प्रकार वितरित किए जाने चाहिए कि सभी को उसका लाभ मिल सके। ये राज्य का कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य राज्य का कर्तव्य बता रहा है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अब आर्थिक, अगली बात 39C में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39C में, 39C में ये लिखा हुआ है कि आर्थिक संसाधन जो हैं या फिर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसका वितरण इस प्रकार हो, किसी के पास केंद्रीकरण ना हो, कि एक आदमी के पास सारे संसाधन इकट्ठे ना हो। तो जमींदारी प्रथा में क्या था? जमींदार के पास ही सारी जमीन इकट्ठी होती थी, बाकी के पास भूमि होती नहीं थी। तो हमने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया, और जमींदारी प्रथा को हमने ख़त्म किया तो जो जमींदारों की जो ज़मीन थी उनको थोड़ी बहुत ज़मीन दे करके बाकी ज़मीन, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन किसानों को हमने ज़मीन बांटने का कार्य सुनिश्चित किया। तो इसका विरोध हुआ इस कानून का। तो इसमें क्या हुआ, हमने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। जो ये कानून बनाए थे संसद ने या राज्यों के विधानमंडल ने, जो ये कानून बनाए थे जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले या फिर भूमि में सुधार करने वाले, उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। आप ये कहोगे कि 9वीं अनुसूची में डालने का क्या मतलब हुआ? 9वीं अनुसूची में डालने से फायदा ये हुआ, एक आर्टिकल है 31B, ठीक है। आर्टिकल 31B क्या कहता है? ठीक है, 31B ये कहता है कि जिस भी कानून को आप 9वीं अनुसूची में डालोगे उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
अगर आपने कोई कानून बनाया, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको 9वीं अनुसूची में डाला, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इसके ऊपर विवाद ना हो, आगे ज़्यादा मामला भड़के ना इस पर, तो हमने इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो ये 9वीं अनुसूची में ये बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और ये कब जोड़ी हमने, ये 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी, जब देश में संविधान में हमने पहली बार संशोधन किया। ये बड़ा फैक्चुअल पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमने 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा। और 9वीं अनुसूची में क्या क्या होता है, 9वीं अनुसूची में अगर हम किसी चीज़ को डालते हैं, किसी कानून को, किसी अधिनियम को, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ये अब बात हुई आपकी 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची के आगे। तो 10वीं अनुसूची में हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की जो नीति है उसका विरोध करने के लिए सदस्यों को जो अयोग्य ठहराया जाता है। ठीक है, जो दल बदलते हैं, जो पार्टी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पार्टी जो बदलने वाला सिस्टम होता है, तो उनको अयोग्य ठहराएंगे या नहीं, उस सब बातों का जिक्र किया हुआ है। तो मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ। 10 से 10 और 10 से ही दल, यानी कि 10 नंबर की जो अनुसूची है उसमें दल बदल की नीति का विरोध किया हुआ है। उन सदस्यों को, उनको अयोग्य किस प्रकार ठहराया जाएगा। ठीक है, मान चलो किसी पार्टी के कोई MLA हैं, या यूँ कहीं MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा से, राज्यसभा से, किसी से भी, और वो पार्टी बदल लेते हैं। तो अगर एक सदस्य पार्टी छोड़ करके जाता है तो उसको अयोग्य ठहराया जाएगा, उसको संसद की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर एक पूरा थड़ा, या यूँ कहीं कि अगर 1/3 सदस्य उसे जाते हैं, देखो मैंने मान चलो बीजेपी के 30 सदस्य हैं किसी हाउस में, और 30 सदस्य में से अगर 10 सदस्य चले गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो अब देखो ये 30 का 1/3 निकालेंगे तो कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन में उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ये शर्त है, ये इस नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसमें सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की निर्हरताएं की उल्लेख इसमें क्या हुआ है। ये कब जोड़ा, ये 10वीं अनुसूची जो हमने जोड़ी थी, हमें पता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, हमने प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी 1951 में, और 1985 में हमने 52वां संविधान संशोधन किया और 10वीं अनुसूची को हमने जोड़ा था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ये 2 आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 102 और एक आर्टिकल 191। ये दोनों आर्टिकल क्या हैं इसको जानिए आप पहले। आर्टिकल 102 में जो संसद के सदस्य होते हैं, किसके सदस्य, संसद के, और इसमें क्या होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्य, उन सदस्यों को अयोग्य कैसे ठहराए, उनकी निर्भरताएं। ठीक है, उनका उल्लेख किया हुआ है कि भाई हम सदस्यों को अयोग्य कैसे कैसे ठहराएंगे। मान चलो किसी ने पार्टी बदल दी तो उसको अयोग्य ठहरा दिया, किसी ने संसद की अवमानना कर दी, संसद में लगातार अनुपस्थित रह रहा है बिना किसी नोटिस के, तो उनको किस किस प्रकार से हम अयोग्य ठहराएंगे। ठीक है, तो उनमें उनकी अयोग्यताओं में एक बात दल बदल वाली भी आती है। तो इन दोनों आर्टिकल का जिक्र है। 102 में किसका है, संसद का, और 191 इसमें किसका है, विधानसभा के सदस्यों का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपने समझा। अब अगली पढ़ते हैं हम लोग अनुसूची, अगली 11th वाली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसको 1992 में हमने 73वां संविधान संशोधन किया था, तब इसको जोड़ा था। ठीक है, इससे पहले उस समय PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने इसकी उनकी सरकार के द्वारा इसको अमल में लाया गया था। तो इसमें क्या, पंचायत की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, पंचायत की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके प्राधिकार क्या हैं, वो सब बातों का जिक्र अनुसूची 11वीं में जिक्र है, और इसमें पंचायत की शक्तियों का जिक्र है। इसको कब जोड़ा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 29 विषय होते हैं। विषय मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, या पंचायतों के कौन कौन से कार्य होंगे। भाई पंचायत, हम लोग सरपंच का चुनाव करते हैं अपने गाँव में। ठीक है, तो सरपंच के क्या क्या कार्य है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, गांव में लाइट वगैरह को सुनिश्चित करना। ठीक है, गांव के अंदर भूमि सुधार करना। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जितने भी काम होते हैं वो सारे विषय, 29 विषय जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे।
उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को नगर पालिकाओं की शक्ति है। ये गांव के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है उसकी बात हो रही है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में हम नगर पालिकाओं अर्थात शहरी जो स्थानीय स्वशासन है, शहरी जो स्वशासन है उसकी बात कर रहे हैं। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। इसके अंतर्गत टोटल 18 विषय आते हैं। तो ये सब हुआ संविधान की अनुसूचियों के बारे में जो हमने अभी तक अपनी स्टडी के अंतर्गत सारा पढ़ा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास सारी समझ में आई होगी ढंग से। ठीक है, तो आप इस क्लास को ढंग से पढ़िएगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती आप उसको रिपीट करके देखिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो भी समस्या है हम उसका निवारण करने का, ठीक है, प्रयास करेंगे जरूर।